नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि जो समय की कदर नहीं करता है, फिर समय भी उसकी कदर नहीं करता है। चौधरी बंसीलाल ने जीवन भर इसका पालन किया और वो शायद हरियाणा के ऐसे इकलौते राजनेता थे जो अपने दिए टाइम से शायद ही कभी लेट हुए हो। चाहे वो सरकारी बैठकें हों या फिर जनसभाएं हों, जो टाइम चौधरी बंसीलाल ने दे दिया वो कोशिश करते थे कि उसी टाइम पर पहुंचा जाए। आज उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ टाइमिंग के और स्पष्टवादी बातों की चर्चा करेंगे। आपको भी अगर उस दौर की कोई जानकारी हो तो आप भी जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। दोस्तों, ज्ञानी जैल सिंह जी पंजाब के मुख्यमंत्री होते थे, बंसीलाल जी हरियाणा के होते थे। दोनों के सरकारी आवास बिल्कुल पास पास थे और ज्ञानी जैल सिंह चौधरी बंसीलाल से भले ही उम्र में बड़े थे, लेकिन राजनीतिक समझ में वो चौधरी बंसीलाल को अपने से आगे माना करते थे और उनसे घर परिवार से लेकर राजनीति में कई बार सलाह मशवरा करने पहुंचा करते थे। बाद में जब ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति बन गए तो चौधरी बंसीलाल उनके पास एक बार मिलने गए और ज्ञानी जैल सिंह जी को मिलने में थोड़ी सी देरी हो गई। वो दिया जो समय था चौधरी बंसीलाल ने कि मैं इतने बजे आऊंगा, वो उस समय नहीं पहुंच पाए और चौधरी बंसीलाल अपनी घड़ी देखते हुए राष्ट्रपति भवन से बाहर निकल गए। इतनी देर में ज्ञानी जैल सिंह जी दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए आए और राष्ट्रपति थे वो उस समय, और चौधरी बंसीलाल का हाथ पकड़कर उनको जबरदस्ती अंदर ले गए। एक बार जब वो रेल मंत्री थे चौधरी बंसीलाल, तो एक महत्वपूर्ण बैठक थी और बैठक स्थल पर जो टाइम था उस टाइम से पहले ही वो पहुंच गए। वहां पर उनके जूनियर मंत्री थे माधवराव सिंधिया जी, और वो चौधरी बंसीलाल के पहुंचने के थोड़ी देर बाद उस कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने चौधरी बंसीलाल से को पहले आया देखकर उनको शर्मिंदगी हुई और उन्होंने देरी से आने के लिए माफी मांगी। तो चौधरी बंसीलाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि सिंधिया जी, आप तो समय पर आए हैं, मैं समय से पहले पहुंच गया था। तो वो टाइम से पहले भी पहुंच जाते थे। और ज्ञानी जैल सिंह जी से उनके जो रिश्ते थे दोस्तों, वो बहुत अलग तरह के थे। और जब चौधरी बंसीलाल से कुछ जरूरी मुद्दे पर उनको बात करनी होती थी तो वो पहले लैंडलाइन फोन पर फोन करके जो बीवी जी थी उनकी पत्नी विद्या जी, उनसे बात करते थे और पूछते थे, बहन जी सीएम साहब का मूड कैसा है। और ज्ञानी जैल सिंह और जो विद्या देवी जी के बीच में एक बहन भाई का एक तरीके से रिश्ता था। और जब वो राष्ट्रपति बने तो कई बार वो चौधरी बंसीलाल को कहा करते थे कि बहन जी को मेरे पास राष्ट्रपति भवन में लेकर आइए ना, उनकी बहुत याद आती है, वो भी राष्ट्रपति भवन देख लेंगे। एक दिन सचमुच में विद्या जी देवी जी राष्ट्रपति भवन चली गई और विद्या देवी जी के जो प्रोटोकॉल अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि जो गेस्ट होते हैं उनके पहुंचने के बाद राष्ट्रपति मिलने आते हैं। तो जैसे ही विद्या जी राष्ट्रपति भवन के ड्राइंग रूम में पहुंची तो वहां पहले से एक सरदार जी बैठे थे। तो विद्या देवी जी ने भी बाहर अधिकारियों से पता कर ही लिया था कि राष्ट्रपति तो बाद में आते हैं। तो वो कई देर तक उनकी तरफ थोड़ी सी देर तक देखती रही और उनकी तरफ देखने के बाद कहा कि रे तू तो बिल्कुल ज्ञानी वर्गा लग गए है। तो इस पर ज्ञानी जैल सिंह ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि बहन जी, ज्ञानी वर्गा नहीं हूं, मैं खुद ज्ञानी जैल सिंह हूं। इस पर विद्या देवी जी ने कहा कि बाहर तो वो अफसर नौका में थे कि तू बाद में आओगा। इस पर उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि बहन जी, आपके सम्मान में आया हूं। इसके बाद ज्ञानी जी ने विद्या देवी जी से खूब बातें की, घर परिवार की बातें की, पूरे राष्ट्रपति भवन उनको घुमाया और बहुत सारी विद्या जी की बातों पे वो हंसते रहे। चौधरी बंसीलाल की एक विशेषता थी दोस्तों कि वो बहुत स्पष्ट आदमी थे। राजनीति में हालांकि इतने स्पष्ट आदमी का कोई काम होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो थे और कामयाब भी हुए। और राजनेताओं को राजनीति में 100 झूठ साच बोलने पड़ते हैं, लेकिन बंसीलाल जी से ये कभी नहीं हो पाया। 1996 में जब उनकी सरकार ने अनाज मंडियों में मार्केट फीस बढ़ाने का फैसला किया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन इस सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। कई प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने के लिए पहुंचे और फीस कम करने की मांग रखी। उनके बेटे सुरेंद्र सिंह सरकार में बहुत उनका हस्तक्षेप था और वो अपने बाबूजी की सरकार को ठीक तरीके से चलाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि बाबूजी, वो लोग आपसे मिलने आएंगे तो आप सीधे मना मत करना, आप बस इतना बोल देना कि मैं इसे देखूंगा, बाकी मैं चीजें देख लूंगा। और जब मंडी के प्रतिनिधि उनसे मिलने पहुंचे तो चौधरी बंसीलाल ने कहा कि देखो भाई, सुरेंद्र ने तो मुझसे कहा है कि आप जब मुझसे मिलने आए तो मैं सिर्फ इतना कहूं कि मैं इस मामले को देखूंगा, लेकिन प्लीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी ये मांग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सुविधाएं चाहिए तो फिर मार्केट फीस आपको
देनी पड़ेगी, हमें बढ़ानी पड़ेगी। इस पर एक प्रतिनिधि ने उनको याद दिलाया कि सीएम साहब, हमारे पड़ोसी राजस्थान में भी हमारे से कम मार्केट फीस है। तो जोई बंसीलाल ने कहा, तो फिर आप अपना कारोबार जो हो वो राजस्थान में जाकर कर लो। यदि आप चाहते हैं कि हरियाणा में मंडी में सुविधाएं मिलें तो प्लीज आप फीस भी भरें। इस तरह का उनका चीजों को देखने का दृष्टिकोण होता था। तो इस चक्कर में चोई बंसीलाल को कई लोग अकड़ू कह देते थे, कई लोग उनको मुंह फट कह देते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो जो बोलते थे अपना सच में गुजारा करने की उनकी कोशिश रहती थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे साहिब सिंह वर्मा जी, वो एक अनुभव अपना चौधरी बंसीलाल से जुड़ा हुआ कई सार्वजनिक सभाओं में बताया करते थे कि वो ताउम्र इस बात को नहीं भूल सकते कि एक राजनेता उनको ऐसा भी मिला था। जब क्षणों में भाजपा और हुइपा की सरकार बनी और मंत्रियों के नाम जब फाइनल किए जा रहे थे, तो भाजपा के एक विधायक ने बहुत तकड़ी सिफारिश से मंत्री बनने के लिए लगा रखी थी, लेकिन फिर भी भाजपा ने उनको मंत्री नहीं बनाया। तो भाजपा के एक बड़े नेता ने, जिन्होंने उनके मंत्री बनाने की हाँ भर रखी थी, वो नेता का नाम तो पता नहीं चल पाया क्योंकि साहिब सिंह जी ने बताया नहीं, तो उन्होंने कहा कि चोई साहब, अगर वो विधायक आपसे पूछे तो आप ये कह देना कि उनके नाम का मंत्रिमंडल के लिए विचार हुआ था। इस पर चोई बंसीलाल ने कहा कि सर प्लीज आप अपने विधायक को अपने तरीके से समझा देना, मैं ये झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि उनके नाम का कोई विचार नहीं हुआ है। इतनी स्पष्टवादिता उनके जीवन में थी। और चौधरी बंसीलाल जो अपनी सेहत है उसको लेकर बहुत जागरूक आदमी थे। बताते हैं कि एक डायरी होती थी जिसमें वो अपने जो दवाइयाँ जो लेते थे उनके नाम लिख के रखते थे, उनकी एक्सपायरी डेट लिखते थे, समय लिखते थे, और रोजाना कितने गिलास पानी पिया है ये भी वो अपनी डायरी में दर्ज किया करते थे। जब उनको ये पता चला कि सेब में ज्यादा कीटनाशक होते हैं, तो बताते हैं कि वो इतना छिलका सेब का उतारते थे कि घर वाले मजाक करते थे कि बाबूजी इसमें कुछ बचा ही नहीं, आपने इतना मोटा छिलका उतार दिया है। और इतिहासकार इरफान हबीब की बहुत सारी किताबें उन्होंने पढ़ी। उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में 6000 से ज्यादा बताते हैं किताबें थी। एक बार वो इरफान हबीब जी के पास चाय पीने भी गए थे, उनके घर पे सीएम रहते हुए। दरियागंज दिल्ली में जो किताबों की दुकानें उन पे अक्सर वो चक्कर लगाया करते थे। दुर्भाग्य से उनकी ये बहुत सारी विरासत संभाल के नहीं रखी जा सकी, नष्ट हो चुकी है। लेकिन अगर वो किताबें होती तो हरियाणा के और जो चीजें हैं उनका और सामने आ पाती। कल हम दोस्तों उनका 1 साल के लिए जो मुख्यमंत्री बने थे 1986 में, उसका जिक्र हम करेंगे, उससे आगे की कहानी जानने की कोशिश करेंगे। अब बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है, मुश्किल से 3-4 वीडियो और उनके जीवन पे बन सकते हैं। इसके बाद हम चौधरी देवीलाल की कहानी पर आगे बढ़ेंगे। कल फिर मिलते हैं दोस्तों 3 बजे। शुक्रिया, नमस्कार।